वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखिए ज़रा। कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 8:6 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 3:4 में वृद्धि कर दी जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कमी या अवृद्धि बताओ। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले कोई एक आयत थी, कुछ इस तरीके की रही होगी आयत, और फिर एक आयत और आई। ठीक है, तो पहले जो है उस आयत की जो लंबाई थी वो 8 थी, उसके बाद वो हो गई 6। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई थी, आयत की जो चौड़ाई थी वो क्या है, चौड़ाई जो है आयत की वो पहले तो थी 3 और अब हो गई है वो 4। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख पा रहे होंगे, है ना। तो पहले एक मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है 8, उसकी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले क्या हुआ होगा कि आयत की जो लंबाई है वो 8 रही होगी और बाद में उसकी जो है वो 6 हो गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ये जो चौड़ाई है इसकी ये पहले 3 थी और उसके बाद में 4 हो गई। क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी आपको बतानी है। तो प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि पहले आयत की लंबाई कितनी थी 8 और उसकी चौड़ाई कितनी थी 3। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लंबाई जो थी वो कितनी थी 6 और चौड़ाई जो थी वो कितनी थी 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो क्षेत्रफल था वो उसका 32 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा 30, 8 या 24 यानी 24 था। और उसके बाद जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आयत के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताओ। तो आयत के क्षेत्रफल में कोई भी कमी या वृद्धि जो है वो नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, कोई भी कमी या फिर कोई भी वृद्धि जो है वो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सत्या और मान के वेतन का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। दोनों 1,000 रुपये बचाए तो उनकी आय जो है वो क्या क्या है, ये अपने कोई सवाल में पूछा गया है। सत्या को मैं एस से डिनोट करता हूँ, मान को मैं एम से डिनोट करता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, पहले जैसे कोई आदमी कुछ पैसे कमाता है, दैनिक मजदूरी है, लोग बाग अपना घर खर्चा चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, ओके, कुछ पैसा कमाते हैं वो, है ना। तो हुआ क्या कि हम जैसे मान लीजिए कि हम 1,000 रुपये पर दिन का कमाते हैं, 1 रुपये, और हम उसमें से 500 रुपये का कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास कितना रुपया बचता है? 500 रुपया बचता है। ये सारी चीज़ें कब हुई? जब हमारे पास एक फ़िक्स क्वांटिटी थी, हमारे पास एक फिक्स राशि थी, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपये कमा रहे हैं, उनमें से 500 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो सेविंग है वो कितनी है? 500 रुपये है। राइट है। इस सवाल में भी यही आपको गिवन है कि बंदा जो है वो पैसे कमाते हैं, सत्या जो है वो लाइक दैट कुछ कमाता होगा, और मान जो है वो 2 के रेशियो में कुछ कमाता होगा, और इनका जो खर्च है वो इस तरीके से रहा होगा 5:3 के, लेकिन दोनों बचाते हैं 1,000 रुपया ही। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैं बात करता हूँ सत्या की, तो सत्या लाइक दैट जैसे राम मान से क्या करता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कमाता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और भी देख पाएंगे कि ये इससे ज़्यादा खर्च भी करता है, लेकिन बचाते दोनों 1,000 ही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम जब भी हैंडल करते हैं तो उसके लिए रीज़न ये होता है कि मैंने माना कि सत्या जो है वो 3x रुपये कमाता है, और अगर वो उसमें से 1,000 रुपये बचाता है, ठीक है, उसी प्रकार मान जो है वो 2x रुपये कमाता है और उसमें से वो 1,000 रुपये की बचत करता है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास उनका जो खर्चा है वो निकल करके आ जाएगा।
बिल्कुल, मतलब कहने का तरीका ये था कि मैंने जैसे 1,000 रुपये एक महीने का कमाया और मैंने उसमें से 500 रुपये खर्च कर दिया, तो मेरे पास 500 रुपये ही बचते हैं। एक तो लाइन ये हो गई इस सवाल को बोलने की। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि जैसे 1,000 रुपये था, मैंने 1,000 रुपये कमाया, अगर मैं 500 रुपये उसमें से बचाता हूँ तो मैं उसमें से खर्च कितना करता हूँ, 500 रुपये खर्च करता हूँ। यही तो अब ये मेरी क्या है, आय है। ये मैं कमाता हूँ और ये मैं खर्च कर दे बचा लेता हूँ इसमें से। ये तो मुझे बचाना ही बचाना फिक्स हो गया। तो मैंने खर्चा कितना किया होगा, उसमें से 500 रुपये खर्चा किया होगा। तो ये इस स्टेटमेंट को बोलने का दूसरा तरीका हो गया, है ना। तो वही स्टेटमेंट में हमने क्या करा है, इसको फॉलो किया है। 2x माइनस 1000 और हमारा जो खर्चा है वो इस रेशियो में बचा होगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और दोनों को बराबर कर दो। देखना कैसे करेंगे। 9x माइनस 3000 बराबर होगा 10x माइनस के 5000 के। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब मैं इसको पूरे को इस साइड लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इक्वल में 0। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 9x में से 10x जाएगा तो मेरे पास x बचेगा, माइनस 3000 में से 2000 जाए 5000 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2000 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो x जो है, ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी यहाँ पर 2000। ठीक है, पूछा है इनकी आय के बारे में, तो आय का जो अनुपात है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 2000 रुपये आई, और जो आय का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में था। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये तो आएगा 6,000 रुपये और ये आएगा 4,000। अगर पहले वाला सवाल समझ नहीं आया तो आप इसको समझने की कोशिश करना। राम क्या करता है, 3x रुपये कमाता है और उसमें से 1500 रुपये की बचत करता है, तो उसने 2 के रेशियो में कुछ पैसे बचाए होंगे। ठीक उसी तरीके से श्याम जो है वो 4x रुपये कमाता है और 1500 रुपये की बचत करता है और उसने 3x के रेशियो में कुछ पैसे बचाए होंगे। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे तो ये 9x माइनस का 45,000 इक्वल टू होगा 8x माइनस का 3000। ये 8x और ये 9x ये इस साइड जाएगा, माइनस का होगा तो मेरे पास x बचेगा। 4500 में से 3000 निकलेगा तो अपने पास 1500 रुपये बचेगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास 1500। पूछा है राम की राम की आय क्या होगी, तो राम की आय जो वो क्या होगी, राम एक्चुअल में कितना कमाता है, 3x कमाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1500 आई है। दैट मीन्स राम जो वो कितना कमाता है, 4500 रुपये कमाता है। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि श्याम कितना कमाता है, तो श्याम कितना कमाता है, 4x के रेशियो में कमा रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1500 और 15 चौक 60, यानी ये 6,000 रुपये कौन कमाता है, श्याम जी जो है वो क्या करते हैं, कमाते हैं भैया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, एक आदमी की आय और व्यय का अनुपात 11:1 के अनुपात में है, वह प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यहाँ पे ये प्रति वर्ष नहीं है, वह 9,000 रुपये की बचत करता है, प्रति माह करना है आपको, प्रति माह। ठीक है, प्रति माह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। जैसे कोई आदमी था, उसने क्या किया, उसकी जो आय है वो मैंने माना कि वो 11 रुपये बंदा कमाता है और बंदा खर्च जो है वो कितना कर देता है, यानी उसका जो व्यय है वो है 10 रुपये। 11 कमाता है 10 खर्च कर देता है, इसका मतलब उसने 1 रुपया बचाया, जबकि वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि वो तो 9,000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, 9,000 गुना है, यानी कि 9,000 रुपये की वो बचत कर लेता है। ओके, ये कहा है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये है 1 महीने की बचत उसकी, तो इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया होगा, 11 महीने की उसकी जो आय है वो क्या रही होगी, 99,000 रुपये उसकी आय। पूछी है मासिक, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी उसकी, 9,000 रुपये। सॉरी, उसकी आय कितनी है, 11 के अनुपात में उसकी आय, तो इसकी टोटल आय कितनी है, इतनी, तो उसकी 12 महीने की आय कितनी हो जाएगी,
मतलब एक महीने की कितनी हो जाएगी, ये 12 की है पूरी, एक साल की है ये, प्रति वर्ष प्रति माह गलत कर दिया फिर से हमने। देखना, एक आदमी क्या करता है, एक आदमी की आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। मैंने माना कि एक आदमी जो है 11 रुपये कमाता है और वो 10 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। आय और व्यय का अनुपात आपको गिवन है, ओके। वह प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब क्या है, एक आदमी ने क्या किया, ये तो है उसकी आय और ये उसका खर्च। तो आय में से अगर मैं खर्च को घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो 10 में से 11 रुपये एक बंदा कमाता है, उसमें से 10 रुपये खर्च कर देता है तो वो 1 रुपया बचा रहा है। जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि वो 9,000 रुपये की बचत करता है। कितने की बचत करता है, 9,000 रुपये की। दैट मीन्स इसका कितना गुना करता है, 9,000 गुना वो इसकी बचत करता है। तो इसकी बचत 9,000 गुना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी आय होगी वो भी 9,000 गुना ही होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी आय 11, ठीक है। और 11 की 9,000 गुना, दैट मीन्स 99,000 रुपये जो है वो बंदा क्या करता है, कमाता है। कितना, प्रति वर्ष कमाता है। यानी 99,000 रुपये जो है ये क्या है, उसके 12 महीने की, 12 माह की जो है वो 99,000 रुपये उसकी आय है। एक महीने की आय के बारे में सवाल में पूछा गया तो हम क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार होगा, 12 8 96, 12 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 96 हो जाएगा ना, ओके। बचा 30, 12 दूनी 24, फिर 60 और 12 पंजे 60। तो जिसकी जो एक महीने की आय है वो है 8,250 रुपये। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। देखिए सवाल में गिवन है कि ए और बी की आयु में 7:10 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का योग 51 है तो ए की आयु कितनी है। ए और बी की आयु का योग दे रखा है आपको 51। इनकी आयु का जो रेशियो है वो दे रखा है 7x + 10x। हमें नहीं पता एक्चुअल में वो कितने कितने के हमें नहीं पता, लेकिन हम रेशियो के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि ए जो वो 7 वर्ष का है, उस टाइम पर बी 10 वर्ष का रहा होगा। लेकिन हमें एक्चुअल में उनकी वैल्यू जो है, उनकी आयु जो वो नहीं पता है, हमें रेशियो में उनकी आयु का पता है। तो हम x मान करके क्या बोल सकते हैं कि ये उनकी एक्चुअल में आयु है। ये जो दे रखी है आपको, दे रखी है 51, यानी कि 17x की वैल्यू हुई 51। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 17 × 51, यानी कि x की वैल्यू आई 3। ए की आयु क्या होगी, ए की आयु है यहाँ पर 7x के रेशियो में। दैट मीन्स ए जो है वो कितने की उम्र है उसकी, 21 ईयर ओल्ड पर्सन ऑफ ए। ओके। उसी प्रकार अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बी कितने का है, तो बी जो है, बी की उम्र कितनी होगी, 30 ईयर। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, आपको गिवन है एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज आपको एक गिवन है, ये लीजिए जी, एक त्रिभुज आपको गिवन है। इस त्रिभुज की भुजाओं में 3, 4 और 7 का अनुपात है। इसका मतलब ये क्या है भाई, 3, 4 और 7 का अनुपात है, तो हो सकता है ये कोई एक रेशियो, ये एक समकोण त्रिभुज है। ओके, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। 3, 5 और 7, ठीक है। इसमें कहा कि इसका परिमाप कितना है, 90 है। तो भुजाओं की लंबाई हमें बताइए। ये रेशियो में गिवन है और आपको पता है परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है, जैसे मैंने माना कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी और सी है। ए बिंदु से चलकर बी से होते हुए सी पर होते हुए ए बिंदु से चलते हुए बी व सी के रास्ते ए पर वापस पहुंच जाते हैं। तो ये जो कुल दूरी काउंट हुई, ये क्या होता है, उसका परिमाप होता है। इसी प्रकार जैसे एक वर्ग मान लिया, तो मैंने माना यहाँ एक बिंदु है, ये बी है, ये सी और ये डी है। तो ये ए से स्टार्ट होते हुए बी के रास्ते, सी के रास्ते, डी को पहुँच के वापस ए पर पहुँच जाते हैं। तो वो क्या होती है, उसकी परिमाप होती है। कहने का मतलब ये है कि चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, यहाँ पर हमें जो त्रिभुज गिवन है, इसमें जो भुजाओं का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से इसने दिया हुआ है। तो परिमाप की बात करेंगे तो दैट मीन्स इसकी भुजाओं का योग 7 और 3 10 और 10 और 5 15x की वैल्यू है अपने पास 90। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 90, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसने पूछा है कि भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो कितनी होंगी, ठीक है। भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ पे आप रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में 3:5:7 है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 6 आई है। अरे x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो यहाँ पर जब अपन 6 रखेंगे तो ये 18 उसकी भुजा रही होगी, ये वाली कितनी रही होगी, 30 रही होगी, ये वाली कितनी रही होगी, 42 रही होगी। या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि जब ये 9 थी उस टाइम पर ये 15 रही होगी और ये 21 रही होगी। या फिर हमें ये भी बोल सकते हैं कि ये 3 थी उस टाइम पर ये 5 रही होगी और ये 7 रही होगी। तो ये उनकी भुजाओं की एक्चुअल लंबाई आ गई है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है वो अपना है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 15:10 में हैं। इन भुजाओं की संगत ऊंचाइयों का अनुपात आपको बता देना है। तो यहाँ पे देखना ये क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है और ये कोई बिंदु सी है। यहाँ से इसकी ऊंचाई ये होगी, ठीक है। तो इसको मैंने माना h1। यहाँ से इसकी ऊंचाई अगर नापेंगे तो ये हो जाएगी कोई h2 और इसको मैंने माना कोई ये h3 है। हमें ये जो ऊंचाइयाँ हैं इस त्रिभुजों की, ये त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ हमें बता देनी है, ठीक है। भुजाओं की लंबाइयाँ, जो भुजाएं आपको गिवन है वो 12, 15 और 10 के रेशियो में। तो संगत ऊंचाई अगर हमें बतानी है तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार हमें नहीं पता है, लेकिन सॉरी आधार मतलब आधार का भुजाएं जो यहाँ पे फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये किसी h1 की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसका आधार क्या रहा होगा, ये 15 रहा होगा, ये 12 और ये मैंने कोई भुजा 10 मानी। ओके, तो यहाँ पे h1। उसी प्रकार जब मैं दूसरी ऊंचाई लूँगा तो उसका भी हमारे पास क्या होगा, एक आधार होगा, वो होगा h2। उसी प्रकार तीसरा त्रिभुज लेंगे, जैसे ये वाला ले, उसके बाद तीसरा त्रिभुज लेंगे तो उसके भी क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, वो भी बताते हैं आपको। तीसरे त्रिभुज की अगर मैं ऊंचाई के संगत यहाँ पे बात करता हूँ तो वो क्या होगी, 1/2 इंटू आधार इंटू h3, ठीक है। तो ये h3 हमें बतानी, h1, h2 और h3 हमें बतानी होगी यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये गिवन है सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सारे के सारे फंक्शन की जो वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। सभी हमें सिर्फ आधार की जो है वैल्यू रखनी है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, 1/2 इंटू आधार इंटू h1, ठीक है। h1 हमें निकालना है, आधार हमें 12 है, तो ये 12/2 इंटू h1 बराबर होगा h2 के, बराबर होगा h3 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 6h1 बराबर 15 7.5 h2 बराबर 5 h3, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, इनकी ऊंचाई बता सकते हैं। मतलब ये हमारा जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाए थे, 6h1 बराबर 7.5 h2 बराबर और 5 h3, तो हम क्या करेंगे, इनको किसी कांस्टेंट राशि के इक्वल मानेंगे। कांस्टेंट राशि के इक्वल मानेंगे तो यहाँ से 6h1 बराबर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो k, तो यहाँ से h1 की वैल्यू क्या आएगी, k/6 आएगी। इसी प्रकार यहाँ से h2 की निकालेंगे और h3 की निकालेंगे। ओके, और हमारे पास वहाँ से क्या आ जाएगी, फिर हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम से हम क्या बता सकते हैं, उनकी ऊंचाई बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि जब कभी भी हमें ऊंचाई बतानी है तो भुजाओं का इन्वर्स कर दो। भुजाओं का क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, और भुजाओं का इन्वर्स ही क्या कहलाता है, उनकी ऊंचाई दे देता है हमें। भाई लास्ट में जाकर के हो भी तो ये रहा था, ऊंचाई तो हमें निकालनी थी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये 12×5 = 60, ये 15×4 60 और ये 10×6 60। इसका मतलब क्या है कि जो उनकी ऊंचाइयाँ हैं वो क्या रही होंगी, 5:4:6 के रेशियो में रही होंगी। तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी सवाल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।